वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए एक SHO काफ़ी है। इसको एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान समझा जा रहा है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था, पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर हर सतह पे फूट पड़ गई है। अब इस्लामाबाद के अंदर भी एक फूट है और दो अरकान हैं एक ही सेनेट के जो एक दूसरे के साथ मिलने के लिए भी तैयार नहीं। ये कौन से अरकान हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में इजाफा क्यों कर रही है, कितने जज बढ़ाए जा रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल इमरान खान साहब ने जियो के एक रिपोर्टर की हमायत कर दी, जिसके बाद जियो सहम के बैठ गया कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्यों जियो को सहमना पड़ गया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और अगले एक माह के अंदर हमने मज़ीद 45,000 सब्सक्रिप्शंस लेनी है और उसके बाद हम 4.5 लाख के हदफ पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरह इस व्लॉग के आखिर में आपका एक सवाल भी होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आपने हेडलाइन सुनी और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और आज हमारी खबरों की तादाद भी ज़्यादा है। हमारे लिए मुश्किल हो गई थी कि हम इसे मुख्तसर कैसे करें, लेकिन हमें लगा कि हमें आपको सब कुछ बताना चाहिए क्योंकि डे बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पहली खबर है जी, हमारी दहशतगर्दों के हवाले से हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा है कि एक SHO की मार है। अगर एक SHO की मार है तो मुल्क में जो इतना कुछ हो गया तो हमारे SHOs कहाँ थे तब तक? ये इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया, इसके पीछे वजूहात क्या थी और इस बयान के बाद क्या खतरात पैदा हो सकते हैं, ये तमाम डिटेल आपको बताते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। अब मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो चौधरी साहबान के दामाद हैं, ये तो आपको पता होगा। चौधरी साहबान जो हैं पंजाब के, गुजरात के पुराने सियासतदान हैं और जो पंजाब और गुजरात का रहने वाला है वो ये समझता है कि हर मसले का हल एक SHO है। इसलिए तमाम सियासतदान अपने इलाकों में SHO अपनी मर्ज़ी के लगाना चाहते हैं और ये पुरानी साइकोलॉजी है। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब पंजाब से या वफाक से कोयटा चले गए थे और उनको अंदाज़ा नहीं था कि बलूचिस्तान की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे SHOs इतने अफेक्टिव नहीं होते जितने अफेक्टिव यहाँ पंजाब के अंदर होते हैं। पंजाब का जो SHO है उसके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और वो उन इख्तियारात को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है कि किसी और दूसरे सूबे का SHO सोच भी नहीं सकता। आप सिंध के अंदर SHOs को देख लें, उनकी पोजीशन बड़ी पतली है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, वहाँ बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। बलूचिस्तान में तो ये है ही नहीं, आप ये समझें कि SHO जो उसके पास कोई इख्तियार होगा या कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मर होगा वहाँ पर। उसकी वजह ये कि ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी के जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। दूसरा जो वहाँ पे दहशतगर्द है वो एक नेक्सिस है और उसके अंदर बहुत सारे मुल्क शामिल है, जिसके अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर रहा है। बल्कि आपको याद होगा कुलभूषण यादव पकड़ा गया था और वो जो था वो एक हाई रैंक स्पाई था इंडिया का और वो चाबहार में काम कर रहा था। वो यहाँ से ईरान के अंदर ईरान से पे बैठ के ऑपरेट कर रहा था और वहाँ से वो यहाँ आता था और फिर यहाँ आके पकड़ा गया। तो पूरा एक नेटवर्क ईरान के अंदर है, पूरा एक नेटवर्क इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर है और बाहर की ताकतें उनको फाइनेंस कर रही है। और ये जो BLA है वो बाकायदा बनाई गई है और उसको सपोर्ट दी जा रही है। फिर जो यकजहती कमेटी है, बलोच यकजहती कमेटी है, उसको भी बाहर से स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। और मिसिंग पर्सनस का इशू सामने रख के मारंग बलोच को आगे लगा के वो भी एक बाकायदा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। तो ये SHO क्या, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोर कमांडर के पास की भी बात है, ऑनेस्टली मैं कहूँ, क्योंकि इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस चाहिए और जब तक आप एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट नहीं करेंगे ये किसी एक इदारे से भी ये मसला हल नहीं होगा। हम ये अफवाज पाकिस्तान के हवाले में नहीं कर सकते कि आप आएँ और इनके खिलाफ ऑपरेशन करें और ये मसला हल कर दें, क्योंकि बलूचिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ना ही हम किसी चीफ मिनिस्टर को इसके काम पर लगा सकते हैं, ना ही किसी प्राइम मिनिस्टर को लगाया जा सकता है। इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। तो वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा मेरा ख्याल है गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इस टाइप की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 53 लोग पिछले 48 घंटों में वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और इतना बड़ा वाक़या वहाँ पे मुसलसल हो रहा है और किसी जगह पे भी स्टेट की रिट नज़र नहीं आई। सरफराज बुगटी साहब जो है मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना ही चाहिए कि जब ये वाक़यात हो रहे थे तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी? उस वक्त वो SHOs कहाँ थे जिनके ये सारे मार थे? उस वक्त SHO क्या सो गए थे या उनके पास बंदूकें नहीं थे या उनकी राइफलों के अंदर गोलियां नहीं थी?
और अगर गोलियां थी तो गीली थी, क्या था मसला कि यहाँ से आके आपको वहाँ जाके ये बताना पड़ा कि जनाब मसला ही कोई नहीं, ये तो एक SHO की मार है। भाई अगर SHO की मार है तो पहले आप SHO को कह दें भाई इस किस्म का कोई वाक़या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वहाँ पे धड़ाधड़ वो रोज़ाना की बुनियाद पे आपके थानों पे हमले कर रहे हैं, वो लेवीज़ को शहीद कर रहे हैं, वो आम आदमियों को बाहर निकाल के गोली मार रहे हैं। और सिर्फ एक वाक़या नहीं है, इस किस्म के वाक़यात पिछले 3-4 साल से मुसलसल हो रहे हैं। तो अगर ये SHO की मार थी तो आप पहले फिर SHO को एक्टिव कर लेते। आप क्यों ये इंतज़ार करते रहे कि 53 की लाशें गिरी हो और कोई 24-25 गाड़ियों को आग लगी हो और उसके बाद जो नेशनल शाहराएँ हैं वो सारी बंद पड़ी हों और एक सोगवार सी सूरत-ए-हाल हो माहौल, और उसके बाद आप ये कहें कि हम SHO को एक्टिव कर देंगे। ये ऐसी बात नहीं है। ये एक मल्टीपल इशू है, मल्टी डायमेंशनल इशू है। इसके कई डायमेंशंस हैं और जब तक आप उन डायमेंशंस को कवर नहीं करते ये मसला हल नहीं हो सकेगा। किसी जगह पे आपको पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, किसी जगह आपने स्पेस देनी है दूसरे लोगों को, किसी जगह मिसिंग पर्सनस का इशू है तो मिसिंग पर्सनस का मसला हल करना है, किसी जगह बजट्स का इशू है तो वहाँ पे आपने बजट लगाना है, और किसी जगह दहशतगर्दी का इशू है तो फिर वहाँ पे आपने ऑपरेशन करना है। आप सिर्फ एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। अगर आपने एक लाठी से हाँकने की कोशिश की तो बलूचिस्तान की जो सूरत है वो बड़ी ख़तरनाक है, वो पूरे मुल्क को लेकर बैठ जाएगी। तो हमें 1971 जैसा कोई एक और सानिया जो उसकी तैयारी नहीं करना चाहिए, हमें बैठ के ये मसला हल करना चाहिए। जो लोग नेशनल डायलॉग के ज़रिए कौमी धारे में आना चाहते हैं उनको कौमी धारे में आने दें, जो नाराज़ हैं उनको राज़ी करें, और जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप जहाद करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं है कि आप एक SHO को एक्टिव करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है चौधरी साहबान के दामाद होने की वजह से उनका एक खून गर्म है मोहसिन नकवी साहब का, तो उसमें ऐसा लगा जैसे चौधरी शुजा साहब कह रहे हैं कि तो साढ़े SHO का काम है, ऐसे मसला ही कोई नहीं। ये मेरा ख्याल है गलत है और ये उन लाशों के ऊपर खड़े होकर उनका मजाक उड़ाने के मुतराद है। बिल्कुल। और चौधरी साहब अगर SHO कोई काम था तो कच्चे के डाकुओं ने जब 12 पुलिस ऑफिसर शहीद किए और अब कच्चे के डाकुओं के इंटरव्यूज चल रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें असला ही पुलिस देती है, तो अब पुलिस ने तो फिर इस तरह से क्या ही करना है। हाँ नहीं, वो सेटल एरियाज़ की ये सूरत है तो बलूचिस्तान में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या हो सकता है, और मुसलसल हो रहा है। और ये आज का वाक़या नहीं है। कभी आप हज़ारास के ऊपर अटैक हो जाते हैं, कभी जो ज़ायरीन जाते हैं ईरान उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं, कभी पंजाबियों के ऊपर, कभी सिंधियों के ऊपर, कभी जो पंजाबी हजाम है उनके ऊपर हो जाता है, कभी पंजाबी मिस्ट्रियों के ऊपर हो जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर हो जाता है। वहाँ पे तो अब जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेटलर्स हैं उन्होंने दो शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, एक उन्होंने बलूचिस्तान का बनवाया और दूसरा उन्होंने सिंध का बनवाया। अच्छा, तो बवक्त ज़रूरत वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अब नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हमारी अगली स्टोरी है PTI में फूट के हवाले से। पहले KPK में खबरें आ रही थी, वहाँ पे शदीद इख्तलाफ पाए जाते थे, वज़ीरों को फारिग किया जा रहा था। अब वही खबरें नेशनल लेवल पे भी आनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं इस वजह से कि एक तो वो खुद जेल में मौजूद हैं, ऊपर से बाहर जो उनकी पार्टी है वो टूट फूट का शिकार है और आपस में इकट्ठे बैठने को भी तैयार नहीं है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये आपको डिटेल से असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है और इस ग्रुपिंग की वजह इमरान खान है। इमरान खान साहब की आदत है कि वो एक आदमी के कान में कुछ फूंक देते हैं और उसके बाद जब दूसरा आता है तो उसके कान में एक दूसरी फूंक मार देते हैं और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब से जो मिलने वाले लोग हैं उनमें से हर आदमी का धड़ा मुख्तलिफ है। वकला का धड़ा अलग है, जो सियासी वर्कर्स हैं उनका धड़ा अलग है, खैबर पख्तूनख्वा के जो MNAs हैं लीडर्स हैं उनका धड़ा अलग है, पंजाबी लीडर्स जो है उनका धड़ा अलग है, बलूचिस्तान के और सिंध के जो लीडर्स हैं उनका भी अपना धड़ा अलग है। तो वो पार्टी के अंदर ये उसकी डायनामिक्स है, ये उसका स्ट्रक्चर है पार्टी का कि इमरान खान साहब जो है ना किसी एक को सेटल नहीं होने देते। कभी वो मरवत के ख़िलाफ़ कहते हैं कि इसको निकाल दें, और जब निकाल दिया जाता है फिर मरवत को बुलवा के उसको दिल के साथ लगा लेते हैं, बल्कि मरवत तो ये कहते हैं कि बिल्कुल पप्पी लेने लगे थे मेरी और उसके बाद फिर उसको तबकी दे के कहते हैं जा अब तू जलसा करेगा, तो वो उनको सुपर लीडर बना देते हैं। तो मरवत जो है ना पार्टी में नहीं भी है और पार्टी की सरबराही भी कर रहा है, तो एक अजीब सी सूरत है। तो इमरान खान साहब के इस फूंकी की वजह से पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स है। अब देख लें वहाँ पे शकील खान जो है उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर तो बड़ी करप्शन चल रही है वहाँ पे। तो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है और ये गलत है और आप फौरी तौर पे बाहर निकलो और इनको रोको। और साथ ही गंडापुर साहब आ गए, उन्होंने कहा जी करप्शन तो ये कर रहा है, तो उन्होंने कहा इसको निकाल दो। तो उसके बाद फटा हो गया वहाँ पे आतिफ खान का और शेर अली अरबाब जो है उसको भी फारिग कर दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 ग्रुप है इस वक्त, वफाकी जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4-5 ग्रुप है, और अब सेनेट के अंदर जो है वो अली ज़फ़र साहब और शिबली फराज साहब उनकी लड़ाई शुरू हो गई और वो एक दूसरे के तरफ देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से सलाम लेना पसंद नहीं करते, बल्कि जो कमेटीज़ बनी हुई सेनेट की उसके अंदर बैठते नहीं एक दूसरे के साथ। तो इतना ज़्यादा उनका हो गया है कि, और शिबली फराज जो है ना आपको पता बड़े गर्म मजाज के बंदे हैं, वो टका के बेसी भी कर देते होते हैं। अली ज़फ़र वैसे बड़ा धीमे मजाज का समझदार आदमी है इसलिए अवॉइड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी दिन लड़ाई हो जाएगी इनके
और ये मरवत और शिबली फराज के दरमियान भी फटा था, आपको पता होगा। और शुएब शाहीन साहब जो है उनसे भी लोग खुश नहीं है। साथ पंजोता बरदरान जो दोनों हैं, सारी पार्टी उनके भी खिलाफ है और वो उनके खिलाफ है। तो ये पार्टी के अंदर जो है दराड़ें और ये सारी दराड़ें इमरान खान साहब खुद पैदा करते हैं और वो इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। और साथ साथ सबको कहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए और ये ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, और किसी ने ग्रुपिंग की तो मैं उसकी टंगे तोड़ दूंगा, इसको पार्टी से बाहर निकाल दूंगा, ये मेरी पार्टी है, तुम सब लोगों को बिहेव करना चाहिए। वो सब ये भी करते हैं, लेकिन साथ ही किसी के कान में फूंक भी मार देंगे और उस फूंका फूंकी की वजह से ये मसले पैदा हो रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ, गंडापुर साहब के हवाले से। गंडापुर साहब ने जी एक्सेप्ट किया कि जी राब्ता मैंने करवाया था खान साहब के साथ, और वो खुद सुबह कफन बांध के फिर रहे थे और लोगों को पता ही नहीं था कि आज क्या होने जा रहा है। बाद में पता चला जी खान साहब ने वो जलसा कैंसिल कर दिया। अब क्वेश्चन एक बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि क्या ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्या ये पीटीआई के साथ ईमानदार हैं, गंडापुर साहब का हकीकतन करैक्टर है क्या, ये आपको आज डिटेल से बताएं। गंडापुर साहब जो ना विकेट की दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े ज़बरदस्त उनके रिलेशंस हैं, किसी भी जगह वो फटा नहीं करते। वहाँ पे कोर कमांडर्स जो पेशावर है उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, बल्कि पूरी कैबिनेट को लेकर उनके पास चले जाते हैं, और 2-3 मीटिंग्स तो ऐसी हो चुकी है वहाँ पे, और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं करने देते वो। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप है उनका वहाँ पे। यहाँ पे जब वफाक में आते हैं, एपेक्स कमेटी में बैठते हैं या फिर SIFC में बैठते हैं, तो आर्मी चीफ जो उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस होते हैं, बड़े अदब के साथ उनसे बात करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका ये काम जो था बड़ा अच्छा था, और ये जो आपने बात की बड़ी ज़बरदस्त की, और मुल्क को आगे बढ़ाने का यही तरीका है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, बल्कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, किसी जगह कोई इख्तलाफ नहीं करते वो। लेकिन इमरान खान साहब के पास जाके उनके अंदर से एक गंडासा निकलता है, और वो उस किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं कि इनकी टांगें तोड़ दूंगा, इनको मैं चीर के रख दूंगा, आपको पता नहीं है मैं जब खैबर पख्तूनख्वा से निकलूंगा तो ये गवर्नमेंट वफाक से भाग जाएगी, पंजाब में भी इनको पनाह नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। अब 22 अगस्त का जो जलसा था, गंडापुर साहब ने खुद उसको अनाउंस किया और इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से उन्होंने डेट रखी। फिर उन्होंने वहाँ पे अपने वर्कर्स को तैयार किया, तमाम MNAs MPs को कहा गया कि आपने गाड़ियाँ लेके आनी होते हैं, मदद लेके आने। वहाँ पे पुलिस को एक्टिव कर लिया, फिर उन्होंने बुलडोजर्स रख दिए, फिर उन्होंने क्रेनें रख लिया, आपको पता होगा। उस रात फिर इनसे जब रब्ता हुआ तो इन्होंने खुद इमरान खान साहब को फ़ोन किया, इमरान खान साहब से बात की, इमरान खान साहब को कायल किया। इमरान खान साहब कायल नहीं हुए थे, उन्होंने कहा इसका फ़ैसला मैं सुबह करूँगा, मैं पार्टी की क़यादत से बात करूँगा। आज़म स्वाति साहब को तैयार किया गया कि वो जाके इमरान खान साहब को कायल करे। आज़म स्वाति साहब ने कायल किया, क्योंकि आज़म स्वाति और गंडापुर इस वक्त दोनों एक ही पेज पे। ठीक है। तो उन्होंने जाके फिर तैयार किया। फिर आज़म स्वाति ने अनाउंस किया, कोई गौहर खान अनाउंसमेंट के लिए भी तैयार नहीं था। उसने कहा जी ये मैं तो जलसे के लिए ऐलान कर चुका, और मैंने ये कहा हुआ है कि हर सूरत ये जलसा होगा, तो मैं कैसे बैकआउट कर सकता हूँ। तो फिर आज़म स्वाति साहब ने कर दिया, क्योंकि आज़म स्वाति साहब ने तो ऐलान नहीं किया था, ऐलान तो पार्टी के दूसरे लोगों ने किया हुआ था। तो अब एक साइड पे इमरान खान साहब वो जलसा मनसूख कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे गंडापुर साहब जो है सर के ऊपर कफन बांध के तो वहाँ वर्कर्स के दरमियान टहल रहे हैं और टिप दे रहे हैं वो बुलडोजर्स वालों को, और साथ जो क्रेन्स के ड्राइवर्स हैं उनको कि वाह वाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया। और सारा कुछ जो है इमरान खान साहब के खाते में डाला जा रहा है। और 2 दिन तो ये इंप्रेशन चलता रहा कि ये सारा फैसला इमरान खान साहब ने किया है, इमरान खान साहब को डायरेक्ट डीलिंग हुई है। गंडापुर साहब को तो पता ही नहीं था, उनको तो आज़म स्वाति साहब की गुफ्तगू से पता चला कि वहाँ पे कोई तब्दीली आ गई। लेकिन फिर खान के कहने पे जो है पार्टी ने बोलना शुरू किया कि किसने कहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन खान से निकली है कि गंडापुर साहब का फ़ोन आया था और गंडापुर से रब्ता हुआ था। फिर गंडापुर साहब को मानना पड़ा, फिर गंडापुर साहब ने वो माना, और अब जो हकीकत है वो सामने आ रही है कि 3 बजे रात तो उन्होंने फ़ोन करके इमरान खान साहब को कायल किया था। उन्होंने कहा था कि बेहतर ये है कि हम इनकी बात मान लें, क्योंकि हमारा इनके साथ कॉन्टेक्ट डेवलप हो रहा है, और जलसा है हम आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, जलसे ने कहाँ जाना है। लेकिन अगर हमने आज इनको इनकार कर दिया तो ये जो एक ऑप्शन निकला है हमारे लिए वो बंद हो जाएगा। तो इमरान खान साहब मान गए, उन्होंने कहा ठीक है कर लो भाई, इस तरह अगर करना है तो। और फिर उन्होंने एक कॉन्सेंट ली गंडापुर साहब ने वफाकी गवर्नमेंट से कि 8 सितंबर को जो हमारा जलसा होगा उसको रोका नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट नहीं रोक रही, इस बार याद रखिए। 8 सितंबर को जलसा इनका होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन वो क्रेनें नहीं लेके आ सकेंगे, पुलिस नहीं लेके आ सकेंगे, डील हो चुकी, डील हो गई। तो गंडापुर साहब जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ भी है और इमरान खान साहब के खिलाफ भी है। वो सिर्फ अपनी सीट पक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि मेरी सीट अगर निकल गई तो मैं किसी पास से नहीं रहूँगा, ना इमरान खान मुझे लिफ्ट करवाएगा, ना पार्टी लिफ्ट करवाएगी, ना इस्टेब्लिशमेंट लिफ्ट करवाएगी, और गवर्नमेंट वैसे वफाकी जो मेरे खिलाफ है। तो उन्हें सिर्फ अपनी सर्वाइवल का मसला है, और उसमें वो पूरी तरह उलझे हुए हैं और पूरी तरह लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है उस्ताद आदमी, वो बड़क मार के तो साथ मेहनत करने के एक्सपर्ट हैं, तो काम वो अपना चला लेंगे, गवर्नमेंट खींच लेंगे वो अपनी। ठीक है, अगली स्टोरी है जी हमारी जियो टीवी के हवाले से। खान साहब ने जी जियो टीवी के एक रिपोर्टर के ऊपर एहतजाज करते हुए कहा कि उन्हें बुलाएं। 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था,
उसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं, उनका यहाँ पे होना जरूरी है। कौन सा चैनल है, किसके खिलाफ ये बोल रहे हैं? जियो के मुतालिक ये बात हमें हैरान कुन क्यों लग रही है? ये डिटेल आपको चॉइस दो रिपोर्टर्स थे, वो मेरा ख्याल एक पब्लिक का रिपोर्टर था, दूसरा जियो का रिपोर्टर था। वो जब रिपोर्टर्स अंदर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब आए गुफ्तगू करने के लिए, तो रिपोर्टर्स ने कहा जी कि हमारे रिपोर्टर्स भाई को रोक लिया गया, दो को अलाउ नहीं किया गया। एक पब्लिक रिपोर्टर को अलाउ नहीं किया गया और दूसरा जियो के रिपोर्टर को, मेरा शायद शबीर डार नाम है उनका, और उनको अलाउ नहीं किया गया। तो हम बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। तो आप इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल फ़िक्र न करें। फिर उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी जज साहब को कि देखें जी मीडिया को बुलाया जाए। जज साहब ने कहा कि मीडिया को बुलाया जाए, जो बाहर लोग हैं। फिर वो बाहर बंदा गया, बाहर से वापस आया, उसने कहा जी बाहर तो रिपोर्टर है ही कोई नहीं। तो फिर रिपोर्टर्स ने शोर किया कि नहीं जी बाहर बंदा है, हमारे खड़े हुए हैं और ये जानबूझ के कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब का ये कहना था कि शबीर डार जो है ना बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टर है और ये बड़ी बैलेंस रिपोर्टिंग करता है और इसके रिपोर्टर को बुलाया जाए जियो के। अब मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ कि ये वही जियो था जिसके ऊपर पथराव किया था इमरान खान साहब ने। ये वही जियो है, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बाइकाट कर दिया था इसका और वो इनके शोज़ में नहीं जाते थे। फिर इसको मीर शकील रहमान जो है उनको बाकायदा इन्होंने जेल में रखा, कैद रखा। और उसके बाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने जान छुड़ाई, बल्कि जनरल फैज़ हमीद ने मीर शकील रहमान को छुड़वाया था। और इमरान खान साहब के ठीक ठाक किस्म की इख्तलाफात के बावजूद, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे और उन्हें बताया गया था कि मीर शकील रहमान को कैंसर है, कहीं ऐसा ना हो गया खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो ये सारा मुद्दा हमारे गले पड़ जाएगा। और जनरल बाजवा साहब बताते हैं कि मीर इब्राहिम बार बार उनके पास आते थे और आके ये कहते थे कि सर मेरा वालिद है, आप उनकी जान छोड़ दें। और वो कहते थे कि हमने बड़ी कोशिश की इमरान खान को कन्विंस करने की, लेकिन इमरान खान का कन्विंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि मीर शकील रहमान साहब के साथ जो इशू था वो इमरान खान का था, इस्टेब्लिशमेंट का कोई नहीं था। बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो उसमें जनरल फैज़ हमीद ने, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मीर शकील रहमान को हस्पताल में रखा हुआ था और इस पे भी इमरान खान साहब बड़े नाराज़ थे कि एक आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए और आपने उसको अस्पताल में रखा और उसे दो कमरे दिए हुए हैं। एक कमरे के अंदर वो सोते हैं, दूसरा कमरा ड्राइंग रूम बनाया हुआ है और वहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स भी करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? उसमें बहुत प्रोटेस्ट करते होते थे इमरान खान, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने इसके बावजूद उनको रिलीफ दिए रखा और इस पे इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ़ थी। तो अब एक इशू ये है कि उन्होंने जो जियो का मालिक है उसको पकड़ के 2-2.5 साल उनको रगड़ा लगाया, इश्तिहार नहीं दिए उनके, और उनके जो बकाया जाते थे वो रोके हुए थे, उनका बाइकाट किया हुआ था, फिर उनके ऊपर पथराव कर रहे थे। और आज अचानक उन्हें महसूस हुआ कि ये जो शबीर डार है ये बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टर है और जियो जो है वो बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है और जब तक उसका रिपोर्टर नहीं होगा मैं उस वक्त तक बात नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब का है वैसे कमाल, वो जब इस तरफ चल पड़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि पहले क्या किया था उन्होंने, जब इस तरफ आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उससे पहले क्या सूरत हाल थी। वो एक ही साइड पे सिंगल ट्रैक माइंडेड हैं। जब जाएंगे ना तो ऐसा जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि ये दूसरी साइड को जानते ही नहीं, और जब वहाँ से वो फिर के वापस आएंगे और दूसरी साइड पे जाएंगे तो पता लगेगा ये बंदा उस साइड पे गया ही कभी नहीं। तो ये उनका कमाल है कि वो माजी को भूल जाते हैं कि मैंने इससे पहले क्या किया, और अगर उन्हें याद भी करवाया जाए तो यमला से बन जाते हैं कि मैं तो किया ही नहीं, और साफ कह देंगे मैंने किया ही नहीं, और बड़ी कन्विक्शन के साथ जो होंगे ना वो कहेंगे। तो आज जियो अच्छा लग रहा है, आप देखिएगा कोई वक्त दूर नहीं है जब ये दोबारा गालियाँ देंगे सबको, और हो सकता है उन सबको रगड़ा लगा दे। जो ये इनकी गवर्नमेंट बनी ना, मैं दे जियो का ऐसा जूस निकालेंगे ये कि आपको हैरान ही कर देंगे। अब ARY के साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे, अभी भी हैं, लेकिन देखिएगा इस बार गवर्नमेंट आई ना तो ARY को भी टका के रगड़ा लगाएंगे इमरान खान साहब। चौधरी साहब, आपने इतना यू टर्न लेते हुए किसी और लीडर को कभी देखा जितने खान साहब लेते? मेरा नहीं ख्याल जी कोई दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा, और खान साहब को इस बात पे शर्मिंदगी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो मसलन देखें ना, सबसे बड़ी मिसाल दो मैं आपको देता हूँ। महमूद अशरफ साहब के बारे में ऐसा इन्होंने फरमाया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा, और जहाँ इन्होंने पंगा हो सकता था किया। लेकिन अब देखें मौलाना के कदमों में बैठे हुए हैं और महमूद अशरफ साहब को घोड़े पे बिठा के तो अपनी जो लगाम है उनके हाथ में दे दी हुई है कि लें जी आप चलाएं। तो वो कमाल ही है वैसे खान साहब। और अब मैं कल देख रहा था कि गौहर खान साहब एक मीटिंग को चेयर कर रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग बैठे हुए और इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई, और ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है जिनको नको न कर दिया था इमरान खान साहब ने। तो इनका पता कोई नहीं चलता। वैसे कल को हो सकता है ये मियां नवाज शरीफ साहब को जमहूरियत का वालिद कह रहे हो और आसिफ अली जरदारी साहब को कह रहे हो कि पाकिस्तान की बका सिर्फ इन्हीं के अंदर है, और ये हैं तो पाकिस्तान बचेगा, आसिफ अली जरदारी नहीं है तो पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। इमरान खान कुछ भी कर सकता और कुछ भी कह सकते हैं और आप उनका कुछ नहीं पता। खान साहब के यू टर्न के बाद जी अभी गवर्नमेंट के एक बड़े दबंग फैसले पे बात करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के
का फैसला कर लिया। अब ये फैसला क्यों किया है, इसके पीछे असल हकीकत क्या है, बाकी कोर्ट्स में हालात क्या चल रहे हैं, ये पूरी एक स्टोरी है, जरा गौर से सुनिएगा, डिटेल से बताते हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। मेरा ख्याल है 50 भी जज हों तो बहुत कम है, और उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि शायद दुनिया की वाहिद सुप्रीम कोर्ट होगी जिसके अंदर जो पेंडिंग केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। 58,000 थे, अब मेरा ख्याल है 54-55,000 पे आए हुए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं है दुनिया में जिसकी इतने केस पेंडिंग हो। और अगर ये 17 जजेस दिन रात भी काम करें और ना खाना खाने जाएं, ना वॉशरूम जाएं, ना कपड़े तब्दील करने जाएं, और जिसको कहते हैं ना सर पे खारिज करना, वो भी ना करें, तब भी ये केस ख़त्म नहीं कर सकते इतने। तो बहुत ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है ताकि एक बार मिल मिला के सारे केसेस को निपटाया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ये जो फैसला कर रही है क्या सिर्फ इसलिए कर रही है कि सारे केस निपट जाए? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो टोटल केसेस हैं 27 लाख केसेस हैं अदालतों के अंदर, 27 लाख केसेस हैं। 3.5 लाख केसेस हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, और 56,000 या 52,000 या 54,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़र आई है जिसमें केस ज़्यादा है और वहाँ मसले को हल करना चाहिए, या वहाँ पे हल करना चाहिए जहाँ से ये सारे केसेस आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको लोअर जुडिशरी जो उसकी तादाद में इजाफा करना चाहिए, और वहाँ पे फैसला करना चाहिए कि एक साल हो, 2025 हो या 2026 हो, कि सारे केस ज़ीरो हो जाएंगे ताकि पिछले सारे जो पेंडिंग केसेस ख़त्म हो जाए। साथ साथ आपको हाई कोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हाई कोर्ट्स के ऊपर आप जजेस में इजाफा करें ताकि हाई कोर्ट के अंदर जितनी पेंडिंग केसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। लेकिन अब इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे 10 जजेस की गुंजाइश है, सीट्स 10 जजों की है, वहाँ पे 8 जजेस हैं, 2 सीटें खाली हैं और मुद्दत से खाली हैं, और गवर्नमेंट को वो 2 सीटें इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो पूरी कर सकें। यानी जहाँ पे 2 जजेस की गुंजाइश है, आपने आज तक वो तो फिल की नहीं। फिर हाई कोर्ट्स के अंदर 48 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, 48 सीटें हाई कोर्ट्स के अंदर पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट ने आज तक वो सीटें फिल नहीं की, और उस सब को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि 6 जजेस और होने चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बर्डन कम हो जाए। भाई, हाई कोर्ट्स के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? या जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, उनके बारे में आपके दिल में रहम क्यों नहीं आ रहा? वो भी तो जजेस हैं, उनको भी घर जाना होता है, उनके भी काम है, उनको भी छुट्टी चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक एक जज के सामने जो लिस्ट लगी होती है उसके चैम्बर के सामने आप जाके देखें, पता चलता 300 केस उसने एक दिन में सुनने, जो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। अगर एक मिनट भी केस को दें तो 300 मिनट तो वो सिर्फ केस देखने में लग जाएंगे। तो कैसे एक जज ये फैसले कर सकेगा? तो वो मकसद ये नहीं है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम खाया है कि वहाँ गुंजाइश बहुत है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की फेवर के जजेस हैं उनकी तादाद कम है, और जो गवर्नमेंट के रवैयों से नालाएँ हैं, जो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, और ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है और इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ये इख्तियार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ये कोई काम कर रहे हैं, तो हमें इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उनकी तादाद ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट जो है ना वो तादाद को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहती है। तो 6 जजेस ये लेके आएंगे, और 6 जजेस जो होंगे उनकी अपनी मर्जी के होंगे। जब वो आएंगे तो फिर जो दूसरे फरीक का पलड़ा है यानी गवर्नमेंट का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। जब वो पलड़ा भारी हो जाएगा तो गवर्नमेंट उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं तो फिर अगर तादाद वहाँ पर जजेस की ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट की हामी जजेस की, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई बेंच बनाना पड़ेगा, और उस बेंच में कोई इस साइड का जो जज है वो कोई ना कोई बैठेगा। जब बैठेगा तो फैसले करने इतने आसान नहीं होंगे। तो ये जो काजी फायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे या एक्सटेंशन दे के मुद्दत बढ़ाना चाहते थे मुलाजमत की, वो क्योंकि सरदस्त मुमकिन नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, मखसूस सीटों का इशू ख़त्म हो रहा, तो उसका हल ये निकाला गया है कि आप ये 2 कर दे। एक नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर नया फ़ैसला कर लें कि वो एक नया बेंच बनेगा और बड़ा बेंच बनेगा, और दूसरा ये है कि 6 जजेस का इजाफा कर दें। तो मेरा गवर्नमेंट ने ये रास्ता अख्तियार किया है, और उससे उन्हें उम्मीद है कि वो मसला हल कर लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मसले इतनी आसानी से हल होंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रास्ते में पड़ेगी। जब ये फैसला करेंगे, जब ये बिल पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, और वहाँ सरदस्त अभी 6 जजेस नहीं बैठे हुए, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये बिल उड़ जाएगा। मतलब चौधरी साहब, मतलब जो एक्ट है वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे नीयत कुछ और, नीयत कुछ और है, वो उनका मकसद कुछ और है, मकसद कुछ और है। ठीक है, अब चलते हैं चौधरी साहब अपने सवाल की तरफ। जैन शेख जड़ावाला से सवाल करते हैं, सवाल उनका जी बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं जी, क्या बुशरा बीबी पीटीआई जो पार्टी है उसकी मौजूदा हालत की जिम्मेदार है? मेरा ख्याल है कि हैं। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ बुशरा बीबी के ज़रिए असर हैं,
और इतना ज़्यादा ज़ेर असर है कि वो बुशरा बीबी की मर्ज़ी के बगैर वो कुछ नहीं करते। बल्कि जब हुकूमत भी थी तो उस वक्त भी बुशरा बीबी इवन सेक्रेटरीज़ का फ़ैसला करती थी। अलीम खान साहब ने ये बताया कि जो सेक्रेटरीज़ लगने होते थे उनकी तस्वीरें उनको भिजवाई जाती थी और तस्वीर देख के वो फ़ैसला करती थी कि हाँ इसको सेक्रेटरी लगा दें, इसको ना लगाएं। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी इस लेवल पर बुशरा बीबी के हाथ में जाके। फिर जो फरा गोगी का इशू था, पूरा पाकिस्तान पिट मरा के जनाब ये आप बचे, ये हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन बुशरा बीबी क्योंकि उनके साथ थी तो इमरान खान साहब जो थे वो उनके हामी थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने उसके ऊपर तो बात ही नहीं सुनते थे, बल्कि इवन जनरल आसिम मनीर साहब को जो DGI सही तो उस वक्त उनको वहाँ से हटा दिया था सिर्फ इस मामूली सी बात की वजह से। तो बुशरा बीबी का असर बहुत ज़्यादा है। बल्कि इस तरह था कि ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा कि एक वक्त था कि जो अफवाज पाकिस्तान के लोग थे उनको भी ये महसूस हुआ कि वाकई इनके पास कोई मौक़लात हैं और ये असर कर रही हैं। और कई जनरल्स ऐसे थे जिन्होंने अपने पीर रख लिए थे, बल्कि उन्होंने ऐसे लोग रख लिए जो अमल थे और उनको बाकायदा उन्होंने अपने साथ रखना शुरू कर दिया कि कहीं हमारे ऊपर असर ना हो जाए। और इनमें से कई लोग ऐसे थे इमरान खान साहब के घर का पानी नहीं पीते थे। तो इस कदर जो था ज़ोर था। और ये जनरल बाजवा साहब भी कहते थे कि मेरी बेगम ने कहा कि बस इनसे बच कर रहें, ये हालात बड़े ख़राब है यहाँ पे। तो बुशरा बीबी जो थे उन्होंने प्रॉपर होल्ड कर लिया था खान साहब को और सारे फैसले जो थे वो बुशरा बीबी की मर्ज़ी से हो रहे थे। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान इस नहज पे पहुँच गया। उसके बाद भी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गई तो बुशरा बीबी ने कहा था कि आपकी गवर्नमेंट जा रही लेकिन आपकी पॉपुलरिटी में बहुत इजाफा होगा, और वो वाकई इजाफा हुआ। उससे पहले उन्होंने कहा था कि आप मार्च क्रॉस कर लें किसी तरह तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं है। तो आपको पता मार्च में गवर्नमेंट जा रही थी, इमरान खान खींच खूंच के और यहाँ पे OIC का इजलास बुलवा के उन्होंने मार्च गुजार लिया, अप्रैल में चले गए और ये बात उनकी दुरुस्त भी साबित हुई। फिर वो पॉपुलर भी हुए पहले से ज़्यादा। तो फिर बुशरा बीबी ने ये भी कहा था कि ये जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर आप 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। तो इमरान खान साहब का बिलीव है कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी आई। तो बुशरा बीबी के ज़ेर असर हैं वो, और उन्हीं की वजह से ये सारा स्ट्रक्चर ख़राब हुआ, पार्टी का भी, ख़ानदान का भी, और पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी भी ज़िम्मेदार बड़ी हद तक बुशरा बीबी है। क्योंकि बुशरा बीबी इन्फ्लुएंस कर रही है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब आंखें नहीं खोल रहे। इस वक्त भी अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक रखें तो बुशरा बीबी रास्ते में रुकावट है। वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। उन लोगों से माजरत जिनके सवालात शामिल नहीं कर सके, कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में सवालात में हम इजाफा करें। और 45,000 सब्सक्राइबर्स हमें और चाहिए इस महीने। आपका प्यार मोहब्बत जारी रहा तो यकीनन हम इस माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।